तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंटों के लिए है। यह है यूनिट सेकंड। आज हम करने जा रहे हैं मनु। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो अगर जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में ही नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको सारे नोट्स, सारे वीडियो, सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मनु, जो कि यूनिट सेकंड का है। तो मनु के बारे में पढ़ने से पहले हमें मनु की थोड़ी बेसिक बातें जाननी चाहिए। तो हम जानते हैं थोड़ी बेसिक बातें। तो जो आख्यान है यानी कथा है, तो उसके अनुसार मनु जो है वो मानव जाति का जनक एवं धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। तो मनु क्या होता है? धर्मशास्त्र का प्रणेता माना जाता है और मानव जाति का क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। मतलब मानव जो पहला मानव जन्म लिया था पौराणिक कथाओं के अनुसार, वो मनु माने जाते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, ये मैं ऐसी बता रही हूँ आपको मनु के बारे में। आपको पढ़ना आगे से मनु के बारे में, बट ये इंट्रो है कि आप मनु है कौन, आपको ये जानना जरूरी है। तो वह एक सेकेंड। तो विश्व में प्रथम यज्ञ करता, जो जिसने विश्व में पहला यज्ञ किया था, एवं पुराणों के अनुसार यह सूर्य पुत्र है तथा प्रथम राजा माने जाते हैं। मतलब प्रथम राजा इस ब्रह्मांड के जो भगवान द्वारा बनाए गए थे, भगवान, तो वो मनु माने जाते हैं। मनु को महाभारत युद्ध में 25 पीढ़ी पहले का माना जाता है। मतलब महाभारत से भी 25 पीढ़ी पहले का मनु को माना जाता है। मनु एक नहीं थे, मनु 14 हुए थे। और जनश्रुति जो है पुराण, तो उसके अनुसार मनु जो है वो बाघ का मानव पुत्र था। और जल प्रलय के पश्चात मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ही बची थी। जो जल प्रलय हुआ था, इनके 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। प्रथम पुरुष जो पुत्र था वो था प्रियव्रत, और दूसरा था वो था ऋषभदेव एवं दूसरे थे भरत। तो जो भरत थे ना, इनके पुत्र, इन्हीं के नाम पे हमारा जो भारत है ना, इनका नाम भी रखा गया है। तो आपने बेसिक बात ये सब जानी। अब चलिए मनु को पढ़ते हैं। तो मनु के बारे में हमें जानकारी मनु स्मृति से मिलती है। तो मनु स्मृति क्या है? मनु द्वारा लिखी नहीं है। मतलब मनु की जो पहले क्या होता था कि श्रवण होता था, मतलब सुन के ज्ञान लिया जाता था। उसे बाद में मनु की जो ज्ञान है उसको लिखा गया है ना, उसे मनुस्मृति कहते हैं। तो मनु द्वारा विरचित मानव धर्म शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ मनुस्मृति है। यानी विरचित यानी लिखा नहीं गया है, इसलिए विरचित लिखा गया है, पर बोला गया है। मतलब सुनते सुनते जो उनके ज्ञान को आते हैं ना, पहले ऐसे ही होता था, लोग सुनते थे एक दूसरे का, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान आया है उसे ही मनुस्मृति कहते हैं। मनु द्वारा जो आया था, इसकी रचना जो है वो मजूमदार के अनुसार मतलब जो रचना, मतलब लिखित में जो इसको किया गया है वो 300 जो है 310 ईसा पूर्व माना जाता है। सॉरी, ये मिस्टेक है। तो मनुस्मृति का ज्ञान मौखिक परंपरा के अनुसार मनु से, मैंने कहा ना, मनुस्मृति का जो ज्ञान है वो मौखिक परंपरा से हुआ है, मतलब बोलते बोलते। तो पहला मनुस्मृति जो है उसका ज्ञान किसे मिला था? नारद। आपने सुना होगा नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने ऋषि मार्कंडेय को ये ज्ञान दिया, और मार्कंडेय ऋषि ने ये जो है वो ऋषि भार्गव को दिया, और ऋषि भार्गव ने जो ये ज्ञान है वो ऋषि भृगु को दिया। तो ये ऋषि भृगु तक जो ज्ञान आया, ये प्रथम संकलन भृगु ऋषि ने ही किया था। मतलब इसको लिखित में ऋषि भृगु ने किया था। इस ग्रंथ में 1 लाख श्लोक थे, जो कि भृगु ऋषि तक आते आते 12,000 बचे। तो वर्तमान में इस पुस्तक में 2654 मतलब श्लोक है। तो आपने जान लिया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आया। नारद ने मार्कंडेय को बताया, मार्कंडेय ने भार्गव ने ऋषि भृगु को बताया, और ऋषि भृगु ने इसको लिखा।
तो हमने जान लिया मनुस्मृति। अब जानते हैं मनुस्मृति का महत्व। मनु ने ही इस संहिता के बल पर सर्वप्रथम मनुष्य के अराजक एवं अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था तथा नियम एवं धर्म शास्त्रीय मार्ग में अनुशासित किया था। यह ग्रंथ राजनीतिक न होकर क्या था, सामाजिक ग्रंथ था। इस ग्रंथ में 12 अध्याय थे, जो कि मैंने बताया 2654 मतलब श्लोक थे इसमें। तो मनु के अनुसार धर्म क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो मनु ने राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। तो राज्य क्या कहते हैं, जो राज्य की उत्पत्ति है वो दैवी सिद्धांत से, यानी भगवान ने राज्य को बनाया है। जैसे कौटिल्य कहते हैं ना, समाज ने बनाया, सामाजिक समझौते थे। तो मनु कहते हैं कि मतलब शुक्र की तरह कि भगवान ने बनाया है। तो मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग लौकिक परलौकिक मत यानी मतांतर के लिए नहीं किया, अपितु इसका प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ से किया है। मनु के अनुसार धर्म शब्द यानी ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म क्या, मनु क्या बताते हैं, धर्म क्या है, धर्म को किसी लौकिक परलौकिक मतलब किसी धर्म से जोड़ के, मतलब आज के जमाने में नहीं देखा भगवान से, धर्म को बताया है जो जिसको भी हम धारण करते हैं, जिस भी परंपरा मतलब ज्ञान, जिस भी चीज को हम धारण करते हैं, अपने आत्मसात करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को मतलब धर्म कहते हैं। तो मनुस्मृति में धर्म और राज्य को परस्पर पूरक माना गया है, मतलब राज्य और धर्म एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो सभी व्यक्तियों को धर्म की ओर प्रवृत्त करना राजा का परम कर्तव्य बताया गया है मनु के अनुसार। धर्म के अनुशासन स्थापित करने हेतु राज्य को भौतिक बल पर प्रयोग कराता है। तो मनु कहते हैं कि राज्य को धर्म की ओर मतलब कराना चाहिए, उनका कर्तव्य है। तो मनु के अनुसार भौतिक बल का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, यानी जो मानव है, जनता, उन पर भौतिक बल का उपयोग कब करना चाहिए, यानी दंड नीति का उपयोग कब करना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो मनु के अनुसार भौतिक अर्थात शक्ति का प्रयोग राजा 3 तत्वों की उपस्थिति में ही करे। एक, जब समाज में अनैतिकता हो, यानी नैतिकता की रक्षा हेतु जब उसका उल्लंघन हो, जब कोई नैतिकता को तोड़े, मतलब अपराध करे, कुछ करे। सेकंड बताते हैं अधिकृत संस्था, यानी अधीन कमजोर जीते हुए राज्य पर, जिस राज्य को जीतता है जो राजा, उस राज्य पर उस पे क्या करना चाहिए, भौतिक बल दिखाना चाहिए। तीसरा, अनुलंघनीयता यानी संप्रभुता पे दिखाना चाहिए, बाकी कहीं नहीं दिखाना चाहिए, ये मनु कहते हैं। मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत, जैसे हमने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पढ़े, वैसे सब मनु के हैं, सबके सप्तांग सिद्धांत है। अबू फजल और शुक्र। तो देखते हैं मनु के सप्तांग सिद्धांत। तो प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया गया है। उसी के अनुसार मनुस्मृति में भी राज्य के 7 अंगों का विवरण मिलता है। तो देखते हैं हम। तो पहला जो है वो है स्वामी। स्वामी किसे कहते हैं, मनु राजा को स्वामी बताते हैं। कहते हैं कि राजा के बिना राज्य की कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि राजा नहीं होगा तो मतलब बेसिकली आप सोच सकते हैं कि राजा नहीं होगा तो कानून कौन बनाएगा, ये सब कौन करेगा। तो सेकंड है मंत्री। तो कुशल मंत्री के अभाव में राज्य का संचालन करना असंभव है। अगर मंत्री गुणवान ना होगा तो कानून नहीं बनाएगा अच्छा, तो क्या होगा, राज्य का विनाश होगा। थर्ड वो बताते हैं पुर। पुर किसे कहते हैं, वो जैसे कि कौटिल्य कहते हैं ना जनपद, तो जनपद को ही मतलब मनु ने अलग भाषा में, सबकी अलग अलग भाषा है पर सबने एक ही जैसे वो दिए, पुर यानी किला या दुर्ग। तो पुर जो है वो पूर्णतः सुरक्षा होना चाहिए, यानी किला को सुरक्षा की बात करते हैं। अगर किला पे किसी ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा, पूरा राज्य ही वो जीत जाएगा। चौथा वो बात करते हैं राज्य की। तो जनपद राज्य का आश्रय होता है तथा निवास करने वाली जनता की भूमि से। तो वो कहते हैं राज्य भी बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी जनपद जिसपे जनता रहती है। पांचवा बताते हैं वो कोष को, यानी खजाना। राज्य का अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग खजाना को बताते हैं, क्योंकि खजाना नहीं होगा तो कल्याणकारी कार्य कैसे होंगे, इसी के कारण तो होते हैं, विकास होती है, सारे धन से ही तो होती है। तो छठा वो बताते हैं दंड को। राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति जो होती है भौतिक बल, उसे दंड कहा गया। और सेना के प्रकार
भी बताए हैं, जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, रक्षा सेना और हस्त सेना। नेक्स्ट मित्र। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य का दूसरे राज्य के साथ मतलब मैत्रिक संबंध, तो ये सब सेम है। अब नेक्स्ट है मनु के अनुसार राज्य के कर्तव्य, यानी राज्य द्वारा जो कार्य की जाएंगे, राजा के क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्षेत्र होंगे, इसके बारे में मनु ने बताया है। मतलब इस यही हम पढ़ते हैं कि कर्तव्य राज्य के क्या क्या बताए। तो मनुस्मृति में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र के शुक्र नीति सार की भांति ही राजा के कार्य एवं दायित्व का विस्तृत विवरण किया है मनुस्मृति में। संकेत स्वरूप राजा के कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार है, आप देख सकते हैं राजा के क्या क्या कर्तव्य है वो बताएं। तो राजा प्रजा रक्षण करेगा, यानी प्रजा की रक्षा करेगा। राजा पालन एवं लोक कल्याण करेगा, जो राजा है वो प्रजा की पालन करेगा, पिता समान रहेगा और लोक कल्याण करेगा, यानी बांध बनाएगा, सड़क बनाएगा, विकास करेगा, शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे काम करेगा, कल्याणकारी काम करेगा। तीसरा बताते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह, वो अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्था कानून का निर्माण करेगा जिससे समाज में संतुलित बना रहे। मनु के अनुसार राजा सुसंगठित तरीके से राज्य का निर्वाह करता है तथा गुप्तचरों द्वारा और खुद भी ये करता है। वो कहते हैं कि राजा जो है वो राज्य को देखता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि रात को मतलब भेष बदल के खुद जाए राज्य में और देखे कि राज्य में क्या क्या चल रहा है। फोर्थ है कि अर्थव्यवस्था का संचालन एवं नियंत्रण, प्रजा को भौतिक एवं आर्थिक सुविधा का उपलब्ध कराना, यानी उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी देखना राजा का कर्तव्य है। पांचवा कर्तव्य बताते हैं कि राजा का सामाजिक व्यवस्था का नियम एवं नियंत्रण। मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 भागों में बांटा गया है तथा उनके कार्य को निर्धारित किया गया है। तो समाज की बात जो करते हैं राजा का कर्तव्य वो कहते हैं। तो राज्य को मनुस्मृति के अनुसार भी 4 भागों में 4 वर्णों में बांटा गया है। आप ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो पाठन पूजन एवं उच्च स्थान पे होने चाहिए। क्षत्रिय राजा युद्ध जो होते हैं वो युद्ध करना चाहिए, प्रजा की रक्षा का करते हैं। वैश्य व्यापार संबंधित कार्य करते हैं और जो शूद्र वो तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। तो आपने जान लिया सामाजिक संरचना भी। अब देखते हैं जो मनु है उन्होंने पता है मतलब जीवन को भी 4 भागों में बांटा है। जैसे उन्होंने वर्णों को 4 भागों में बांटा है, उन्होंने जीवन जो मनुष्य का जीवन है उसको भी 4 भागों में बांटा है। कैसे? पहला है ब्रह्मचार्य, जब वो मतलब पैदा लेगा और तब से 25 वर्ष की आयु तक वो क्या होगा, ब्रह्मचार्य, उसको पालन करना होगा। सेकंड वो कहते हैं गृहस्थ जीवन, यानी 26 साल से 50 साल के वर्ष में वे घर के कार्य करेगा, यानी शादी विवाह वगैरह। फिर वो तीसरा कहते हैं कि वानप्रस्थ, 51 से 75 वर्ष की आयु में वह समाज कल्याण का कार्य करेगा। और फोर्थ बताते हैं सन्यासी, यानी 76 वर्ष जब हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, आजीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए वह तब मतलब चले जाएगा। तो अब देख लेते हैं उसमें और क्या क्या कहा गया है। न्याय व्यवस्था और परराष्ट्रीय संबंध का संचालन, यानी राज्य का कर्तव्य होगा न्याय व्यवस्था को अच्छा बनाना और परराष्ट्रीय संबंध यानी जो दूसरे देश होते हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाना, जो बाहरी आक्रमण होते हैं उनसे रक्षा करना और अब जो बेवजह के युद्ध होते हैं ना उसको टालना, मतलब युद्ध ना करना। मंडल सिद्धांत और 5 गुण्य जो नीति होती है, आपने मंडल सिद्धांत कौटिल्य का मैंने पढ़ा रखा है, आप देखेंगे तो यही है कि 12 राज्य जो है 12 देशों की बात की गई होती है और उनसे कैसा कैसा संबंध होगा इसकी बात की जाती है। पाठगुण्य नीति में भी यही बात की जाती है। तो अब देख लेते हैं मनुस्मृति का जो मंडल सिद्धांत क्या है। तो मनुस्मृति में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापना के नियम एवं निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें ही मंडल सिद्धांत कहते हैं। एक राज्य का दूसरे राज्य से क्या संबंध रहेगा उसी को मंडल सिद्धांत कहते हैं। तो मंडल सिद्धांत का जो केंद्र है वो बिजागिशु होता है, जो कि विजय की कामना वाला राज्य होता है। मान लो बिजागिशु है भारत, तो ये विजय की कामना करने वाला राज्य उसका केंद्र होगा। तो ये 12 राज्य इसमें होते हैं मंडल सिद्धांत में। सीमावर्ती राज्य होते हैं जिन्हें शत्रु बताया जाता है। बिजागिशु राज्य के पीछे के राज्य होते हैं। इनके अतिरिक्त वे राज्य मध्यम राज्य
और उदासीन राज्य होते हैं। इस प्रकार 12 राज्यों का समूह ही को मंडल सिद्धांत कहते हैं। अगर आपने मेरी कौटिल्य वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है मंडल सिद्धांत क्या होते हैं। मैंने भारत का ही एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से बता रखा है, आप देख सकते हैं सबका मंडल सिद्धांत बिल्कुल सेम है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट की मनु के अनुसार पांचगुण्य नीति। तो मनुस्मृति में एक राजा को दूसरे राज्य के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, ये पांचगुण्य नीति है। तो संधि, विग्रह, यान, आसन, दैग्रीभाव, संशय, ये क्या है, ये पारगुनी नीति के अंतर्गत आते हैं। संधि यानी समाज, वो कहते हैं कि जो सामंजस्य संधि और असमानता संधि, जो समान लोग हैं उनसे कैसे संधि की जाए, मतलब एक जैसे राज्य है, मतलब जो ताकतवर राज्य कैसे एक दूसरे से बात करे और कमजोर और ताकतवर राज्य एक दूसरे से कैसे बात करे। और युद्ध या विग्रह यानी युद्ध, राज्य की स्थिति के अनुकूल युद्ध के बारे में बात की गई है। यान वास्तविक आक्रमण यानी शत्रु राज्य को आपत्तिग्रस्त कब करे, मित्र की सहायता से आक्रमण करे, ये बताते हैं। फोर्थ आसन बताते हैं कि शत्रु राज्य से युद्ध की नीति अपनाने में उदासीन जो राज्य होते हैं उनके अनुकूल सेना या कोष ना हो, उदासीन हो जाएंगे, तब उन पे आक्रमण करना चाहिए। मतलब बेसिकली सब ये बात की गई है पांडुलिपि नीति में कि राजा को कब आक्रमण करना चाहिए पड़ोसी देश पे, जब वो कमजोर हो तब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, मतलब कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये सब पांडुलिपि नीति होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं मनु का राजकोष एवं अर्थव्यवस्था संबंधित विचार। तो मनु ने मनु का अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मनु ने राज्य के संबंध संगठन कुशल संचालन एवं समृद्धि के लिए राजकोष के बारे में उल्लेख किया है, जो कि कर के बारे में किया गया है। तो राज्य जो है वो कैसे अपना कोष बढ़ाएगा, कर के माध्यम से। तो कौटिल्य ने मतलब मनु ने कई तरह के कर की भी बात की गई है, जैसे कि कौटिल्य ने भी की थी। तो बलि कर यानी विविध कर, जो भूस्वामियों द्वारा लिया, जैसे कि बलि पे कर लगाया गया है। शुल्क कर, जैसे कि आज शुल्क कर होता है व्यापारी वस्तु पर लगाया गया शुल्क, जैसे जीएसटी होता है आज। दंड पे कर, अपराधी जो होता है, जैसे कि आज के टाइम पे भी होता है, कोई अपराध करता है तो मतलब छोटा मोटा करता है तो वो दंड, मतलब उनको फीस देनी पड़ती है, होता है ना जुर्माना, उसी को। भाग लगान, भाग किसे कहते हैं, लगान को जो भूस्वामी पर लगाया जाता है, इसे 1/4 बताया गया। अन्य कर हो सकते हैं जैसे तट कर, राजपथ कर, पशु कर, शिल्प कर, कई तरह के कर की बात की गई है। तो एक चीज नोट कर लीजिए कि ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थी एवं जो सन्यासी लोग थे ना, उनको इनसे करों से मुक्त किया गया है। यानी कर किस पे लगाया गया है, जो कर ब्रह्मचार्य होते हैं, वानप्रस्थी लोग होते हैं, मतलब सामाजिक कल्याण करने वाले, और जो सन्यासी लोग होते हैं उनसे कर ना लेने की बात की गई है, उन्हीं से कर लेने की बात कही है जो कमाते बमाते हैं। और तो राजा द्वारा कर वसूली के सिद्धांत की भी बात की है मनु ने। तो प्रजा का आरक्षण का सिद्धांत, प्रजा के जीवन संपत्ति की रक्षा का सिद्धांत दिया है कि अगर वो कर लेगा तो प्रजा की रक्षा करेगा। लाभ पर कर का सिद्धांत, व्यवसाय में जब लाभ होगा तो कर लगाएगा। राष्ट्रीय योजना सिद्धांत, राष्ट्र की योजना को दृष्टि में रखकर कर लगाएगा, कि ज्यादा नहीं लगाएगा, अगर जरूरत है तो ज्यादा भी लगाएगा अगर राष्ट्र को जरूरत है। व्यवस्था मुक्ति सिद्धांत, प्रजा को दुख देकर कभी कर नहीं लगाएगा और थोड़ा थोड़ा कर लेगा, ये नहीं कि एक बार में कर ले लेगा और प्रजा दुखी होगी, क्योंकि प्रजा दुखी होगी तो राज्य का नुकसान होगा, राज्य मतलब समृद्धि नहीं होगा। तो अधिक कर निषेध का सिद्धांत, ज्यादा से ज्यादा कर नहीं लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मनु द्वारा प्रतिपादित न्याय व्यवस्था, मनु ने न्याय व्यवस्था पे क्या कहा है। तो मनु ने शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए राजा को निम्नलिखित आदेश दिए हैं कि राजा क्या क्या करेगा। राजा द्वारा स्थापित राजभूमि पर शांति और व्यवस्था की स्थापना करे, और तथा शासन व्यवस्था में सहयोग हेतु कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। तीसरी चीज क्या, कि राजा जो द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो अधिकारी होगा वो शासन व्यवस्था का प्रबंध हेतु मतलब जनता से कर वसूली करेगा और दैनिक घटनाओं और अपराधों की जानकारी स्वयं को अधिकारी को देगा। चौथी बात करते हैं कि राजा स्वयं अपने राज्य की में वेश बदलकर भ्रमण करके राज्य को देखेगा। ये क्या बताए हैं, न्याय व्यवस्था से रिलेटेड बताए, जिससे न्याय व्यवस्था अच्छे से चले राज्य के। अब मनु द्वारा
दंड व्यवस्था भी बताई गई है कि दंड व्यवस्था कैसी हो राज्य में। तो मनु के अनुसार दंड व्यवस्था राज्य की शक्ति होती है, क्योंकि दंड राज्य की संप्रभुता को निर्धारित करता है। दंड ही राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण, क्योंकि दंड नहीं होगा तो लोग कुछ भी करेंगे, डरेंगे नहीं, अराजकता फैलेगी। तो दंड सभी मनुष्य का एक रक्षक होता है। कानून कहते हैं ना, कानून अगर ना हो, दंड ना हो, तो अगर दंड कोई डरेगा नहीं तो सब तो कुछ भी करेंगे फिर। तो इसलिए राज्य में शांति, न्याय एवं अनुशासन स्थापन के लिए आवश्यक है दंड। तो दंड संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करता है। दंड राज्य की संपत्ति की भी रक्षा करता है और वृद्धि भी करता है। तो मनुस्मृति के अनुसार विदेश नीति का संचालन भी बताया गया है। 4 उपाय मनु के अनुसार बताए गए हैं। साम यानी निवेदन करके, प्रेम सम्मान देकर क्या कर सकते हैं, जो विदेशी नीति है उसको मतलब संचालन कर सकते हैं। दूसरा, साम दाम दंड भेद 4 तरह से बताया गया है। तो साम देख लिया, अब दाम कैसे, धन संपत्ति देकर, अन्य सहायता देकर, मूल्यांकन देकर, लालच देकर, क्या होगा, दाम देकर हम जो विदेशी संबंध है वो बना सकते हैं। चौथा, भेद यानी फूट डालकर, अंतरराष्ट्रीय फूट डाल के, मंत्रियों के बीच फूट डाल के हम क्या कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बना सकते हैं। चौथा, दंड यानी तीनों व्यवस्था ना चले तब क्या कर सकते हैं, आक्रमण और युद्ध करके। तो हमने देख लिया। अब देखते हैं मनु का समाज दर्शन। मनु ने समाज पे क्या कहा है। मनुस्मृति में प्रतिपादित राज्य दर्शन की अपेक्षा समाज दर्शन विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उन्होंने 4 वर्णों की जैसे बात की है, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात की है। ब्राह्मण क्या करेगा, लेखा जोखा, क्षत्रिय युद्ध करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र तीनों की सेवा करेगा। तथा 4 तरह के आश्रम की बात कही, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य का जब पैदा लेगा उससे 25 वर्ष, 25 से 50 में वो गृहस्थ कार्य करेगा और 50 से जो 75 वर्ष होगा वो वानप्रस्थ जीवन जिएगा और उसके बाद संन्यास ले लेगा। मनु ने कहा है कि यदि स्वामी मुक्त कर दे तो भी शूद्र दासता से मुक्त नहीं हो सकता है। मतलब वो है ना, मतलब बहुत कट्टर बस उनकी जो जाति व्यवस्था के बारे में उनकी थॉट बहुत कट्टर है। वो कहते हैं कि स्वामी भी मुक्त कर देगा ना, फिर भी जो दास होता है ना वो मुक्त नहीं होगा, दास दास ही रहता है, इसकी बात करते हैं वो। तो मनु के अनुसार शूद्रों का कोई निजी धन संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, उनका जितने भी धन होता है उस पर उसका स्वामी का अधिकार होता है, इसकी वो क्या बात करते हैं। तो अगर आप आलोचना लिखोगे ना तो आप आलोचना में ना ये डाल सकते हो, ये वाले पॉइंट, कि मतलब जाति व्यवस्था के वो कट्टर थे और वो कहते थे शूद्र शूद्र ही रहेंगे। अगर मतलब उनको जो उनके मालिक होंगे वो उन्हें मतलब रिहा भी कर देंगे फिर भी, और उनकी संपत्ति पे भी उनका अधिकार नहीं होगा, उनके मालिक का अधिकार होगा। तो हमने मनु पढ़ लिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप अच्छे से इस वीडियो को पढ़िए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।